मैं मीनाक्षी बयानी और आज हम करेंगे ये जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 13 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको भी पता है, इससे बहुत मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर एक पार्ट में हो नहीं सकता, कम से कम 2-3 पार्ट्स इसके बनेंगे, इसके वीडियो के भी। सबसे पहली चीज, मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है, क्या होता क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, यानी कि डिमांड किसी भी कमोडिटी की उसके सप्लाई के बराबर है, करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड और सप्लाई अगर आपस में इक्वल होती है तो उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। नोटिस करो, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इसका मतलब यहाँ कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बचेंगे नहीं, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना पूरा का पूरा बिक जाता है। तो यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब अकर करता है? जब डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब इस समय जो प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है मार्केट में, उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। वो प्राइस जिसमें मार्केट में सारा स्टॉक क्लियर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। वेयरएज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी होती है? जिस समय कोई भी एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई नहीं होती है मार्केट में, क्योंकि जितना आपने प्रोड्यूस किया सारा का सारा बिक गया, सारे के सारे जितना सप्लाई थी उतनी ही डिमांड थी, सब कुछ खत्म है। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर में कंडीशंस होती हैं। अब मैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन की आपको कंडीशंस बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने अभी टर्म्स यूज किए, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मार्केट डिमांड क्या चीज होती है, मार्केट सप्लाई क्या चीज होती है। एक बार एक राउंड फिगर में बता देती हूँ, ऑल इन ऑल एक सम अप करके, कि मार्केट डिमांड यानी कि जितनी डिमांड, सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, जो कि सारे बायर्स जो है मार्केट में डिमांड कर रहे हैं, और ये इंडिकेट होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व से। सिमिलरली मार्केट सप्लाई यानी कि सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, जितनी पूरी फर्म्स मार्केट में सप्लाई कर रही है, इसको मार्केट सप्लाई शेड्यूल से या मार्केट सप्लाई कर्व से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब मार्केट सप्लाई में कब इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा? देखिए, मान लीजिए मैंने ये टेबल बनाया है कि भाई प्राइस जो थी इस कमोडिटी एक्स की वो पहले 5 रुपीज थी, तो उस समय क्वांटिटी सप्लाइड 50 रुपीज होगी और क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपीज होगी। अब इस टेबल का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जब दाम ज्यादा होता है तो सप्लाई हमेशा ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, और प्राइस और सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, प्राइस और डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड होती है। प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। सिमिलरली जब 4 रुपया हुआ प्राइस 4 रुपीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई रिड्यूस होकर 40 पे हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होकर 20 पे चली गई। नोटिस करो, इन दोनों कंडीशंस में 50 सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड 40 की है, तो ये एक्सेस सप्लाई है। यहाँ पे सप्लाई 40 की है, डिमांड सिर्फ 20 की है, तो 20 की एक्सेस सप्लाई है। जब 3 रुपया प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाई 30 थी और क्वांटिटी डिमांडेड भी 30 थी। ये पॉइंट है मार्केट इक्विलिब्रियम का। ठीक है, उसके बाद जब 2 रुपीज प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑब्वियसली 20 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड 40 है। फिर जब 1 रुपया दाम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 की हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड 50 की हो गई। तो ये दो कंडीशन में देखो, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। नाउ जब भी ये आता है आपको इसके साथ ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना होता है। इकोनॉमिक्स में आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। टू स्कोर फुल मार्क्स यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अगर ग्राफ है तो आप जरूर बनाओगे पेपर में। ठीक है, तो मैं इसका आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये प्राइस लाइन हो गई, ये क्वांटिटी की लाइन हो गई, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। आप देख रहे हो सप्लाई कर्व प्राइस के साथ में पॉजिटिवली रिलेटेड है। जब 1 रुपया दाम था तो 10 सप्लाई थी, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, उसके हिसाब से मैंने सप्लाई कर्व बनाया और ये डिमांड कर्व बनाया। यहाँ पे देखो आप 5 रुपीज पे क्वांटिटी सप्लाइड इज 50, ठीक है, वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड इज 10। तो ये 10 से 50 ये क्या है? ये एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, ये एक्सेस सप्लाई है, इसको सरप्लस कहा जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब प्राइस 2 रुपीज था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 20 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? इसको देखो, यहाँ पे लाइन आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे पास में 40, तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड 40 है, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? 20 थी।
तो ये जो कंडीशन है इसको हम शॉर्टेज कहते हैं, ठीक है, ये शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब हुआ एक्सेस डिमांड। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में आप ग्राफ से कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट चीज, इसमें हमने जब ये बनाया है तो इसमें 3 अजम्पशंस लिए हैं। एक कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड पॉजिटिवली रिलेटेड है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। और तीसरा, जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ये फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। अब आप कहोगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन से यहाँ क्या लेना देना। देखो, गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी तो प्राइस कुछ भी हो, डिमांड या सप्लाई बढ़ सकती है और घट सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर अपना पैसा इकोनॉमी में सप्लाई कर दिया तो ये चीज हो सकती है। ये चीज आप क्लास 12 में करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ इस वीडियो में ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब चेन इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है और आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है। सारी चीजें मैं आपकी यहाँ पे कवर करती हूँ। चेन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो शिफ्ट इन डिमांड होती है, शिफ्ट इन डिमांड ये रिफर करती है इंक्रीज इन डिमांड को या डिक्रीज इन डिमांड को। मतलब डिमांड बढ़ती है, शिफ्ट हो रही है, तो या तो बढ़ रही है या घट रही है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी, शिफ्ट हो रही है तो। और उसकी वजह से ड्यू टू द ओइंग टू द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। शिफ्ट जब होता है ओन प्राइस के अलावा किसी भी वजह से हो सकता है। डिमांड इंक्रीज करती है जब बायर्स की इनकम इंक्रीज कर जाए, या डिक्रीज करती है जब मेरी इनकम डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि बायर्स की इनकम डिक्रीज कर जाएगी। तो ये सिचुएशन होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड का, यानी कि इस समय डिमांड का जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको दोनों कंडीशन बताती हूँ, चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड चेन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, और आप इसको लिखोगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और आप ये बहुत ध्यान से सुनना कि देखो, ये है मेरा पुराना डिमांड D1, ये है मेरा नया डिमांड D2। उस समय सप्लाई ऐसे है, सप्लाई चेंज नहीं हो रही, आप नोटिस करना यहाँ पे सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आप लिखोगे कैसे कि जब मेरी डिमांड D1 है तो उस समय प्राइस OP1 है और क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 है, इक्विलिब्रियम E पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम उस समय E पे स्ट्राइक कर रहा है ना। ओइंग टू इंक्रीज इन डिमांड, भाई डिमांड बढ़ गई, मे बी मेरा इनकम बढ़ गई है या कोई भी कारण की वजह से, या सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम जो है वो इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। वॉट एवर इज द रीजन, ये हम आपको करवा चुके हैं डिमांड वाले चैप्टर में। डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया, डिमांड शिफ्ट हो गया तो सप्लाई तो भी यहीं पे, तो आप देखो डिमांड शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम पे E से F पे आ जाना चाहिए, जो पहले क्वांटिटी डिमांडेड E थी अब F आ गई। अब यहाँ देखो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इन दैट केस ऑब्वियसली सप्लाई पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इन दैट केस प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। प्राइस OP1 से OP2 पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही प्राइस बढ़े, कुछ कस्टमर्स जो थे वो पीछे हट गए कि भाई इतने दाम पे हम कुछ नहीं खरीद सकते। इन दैट केस जो डिमांड थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कॉन्ट्रैक्ट करके F से K पे चली गई। प्राइसेस बढ़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट सप्लाई पे क्या होता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सो इन दैट केस सप्लाई जो थी वो E से K पे चली गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो OP2 पे नया इक्विलिब्रियम K पे स्ट्राइक कर जाएगा और इस समय क्वांटिटी डिमांडेड OQ2 है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट इट इन स्टेप्स। हर एक स्टेप्स में हम इसको लिखेंगे और इसको इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ इंक्रीज इन डिमांड का कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो OP1 से OP2 पे शिफ्ट हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1 से OQ2 पे शिफ्ट हो गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब मैं आपको इसका भी बताती हूँ, आप लिखोगे क्या और कैसे, और हर एक पार्ट में आपको इसका एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अब यहाँ पे पहले क्या था, प्राइस जो था वो OP1 था, ठीक है। प्राइस जो है वो OP1 था, उस समय क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 थी और इक्विलिब्रियम था हमारा पॉइंट E पे, ठीक। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, पॉइंट E पे है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अब अचानक से क्या हो गया, मेरी इनकम कम हो गई या सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम डिक्रीज हो गए, तो मैंने उसको खरीदना शुरू कर दिया। वॉट एवर इज द रीजन, इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई। D1 से D2 पे आ गया मेरा डिमांड कब, अगर D1 से D2 पे आएगा तो यानी कि E से F पे आ गई, मैं यहाँ पे आ गया मेरा डिमांड। अब आप देख रहे हो डिमांड रिड्यूस हो गया, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई के ऊपर में यानी कि डिमांड कम होते सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई अगर एक्सेस है तो क्या होगा, प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। प्राइस जब OP1 से OP2 पे आया तो कुछ कस्टमर्स जो थे, अब जो नहीं भी खरीद रहे थे क्योंकि इसका दाम कम हो गया, तो उन्होंने इस गुड्स को खरीदना शुरू कर दिया। तो मेरा जो डिमांड था वो एक्सटेंड होके F से K पे आ गया, और क्योंकि प्राइसेस रिड्यूस हो गए तो कुछ सप्लायर्स ने अपना हाथ खींच लिया, अपनी सप्लाई बंद कर दी कि हम इस प्राइसेस पे सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई मेरी क्वांटिटी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होके E से K पे आ गई, ठीक है।
नया इक्विलिब्रियम पॉइंट के पे स्ट्राइक हो जाएगा। OP2 मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ2 इस समय मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नाउ आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम कैसे इसको करते हैं, कैसे इम्पैक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसको एक एक अलग अलग पॉइंट्स में करके आप लिखो, बहुत अच्छा आपको समझ में भी आएगा और आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। फाइन, आप चाहो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को सुनना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आपको उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एंड आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेन इफेक्ट ऑफ सप्लाई सिखाऊंगी, फिर कैसे डिमांड और इक्विलिब्रियम प्राइसेस की जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में सिखाऊंगी, एंड आगे का चैप्टर करवाऊंगी। सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड इफ यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एक्सप्लेन, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबा के, बगल में घंटे का है बेल आइकन, उसको दबाओ ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो पसंद आया या नहीं आया। पसंद आता है तब भी बताया करो, नहीं पसंद आता है तब भी बताया करो। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल दो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं आपका दूसरा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करवा दूंगी। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे। अरे सब्सक्राइब कर देना हाँ प्लीज़।